हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो आज हम लोग 11वीं के अध्याय 3 सरल रेखा में गति का अध्ययन करने वाले हैं। एक नया चैप्टर है ना। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, गति के पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि कोई वस्तु विरामावस्था में कब होता है और कोई वस्तु गति कब करता है। हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु विरामावस्था में है और हम उसको कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति कर रहा है। इसके लिए हमको क्या चाहिए और किस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं कोई वस्तु गति कर रहा है। कैसे आप उसको बता सकते हैं कोई वस्तु गति कर रहा है या कोई वस्तु स्थिर है। ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, हम अपने घर के पास खड़े हैं और हमारे घर के पास से एक स्कूटर या गाड़ी निकला। हम बोलते हैं कि वो गति अवस्था में है। हम परिभाषित कैसे करेंगे उसको, या ऐसा बोले कि हमारे घर के सामने एक पेड़ है, वह पेड़ हमेशा वहीं पे रहता है, वहाँ से कहीं नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो स्थिर है। कैसे स्थिर है, इसको बताने के लिए हमको एक संदर्भ बिंदु चाहिए। संदर्भ बिंदु मतलब एक मूल बिंदु चाहिए। मूल बिंदु कहने का मतलब यह है कि हम कहाँ से उस गति के बारे में बताएं कि वह वस्तु स्थिर है या गति है। तो इसके लिए एक शब्द है सराउंडिंग, अपने आसपास का वातावरण। सराउंडिंग मतलब वातावरण। अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, समय के साथ अपनी स्थिति को वो नहीं बदल रही है, तो मैं बोलेंगे कि वह विरामावस्था में है। और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है तो हम बोलेंगे कि वो गति अवस्था में है। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि स्थिर हो। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रह उपग्रह सारे गति में हैं। सब सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं। हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं तो पृथ्वी भी चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी घूमता रहता है। बस समझ में आ रहा है? तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जब घूम रहा है तो हम उसके उस पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक बॉडी जो है वो गति अवस्था में है, ये आप जान रहे हैं। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी वस्तु हमेशा विरामावस्था में होता है। अगर गति के बारे में हम जानना चाहें बच्चों, तो ये देखें कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि दुनिया में गति के बिना जीवन संभव नहीं। दुनिया में गति के बिना जीवन संभव नहीं है। कैसे? बिना गति के हम जीवन नहीं जी सकते। हमारे खाना खाने से लेके खाना को पचाने तक की प्रक्रिया पूरा गति के कारण होती है। हमारे नसों में जो ब्लड दौड़ता है वो भी गति के कारण ही हो पाता है। ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन लेना, खाना चबाना, खाना पचाना से लेके सारी प्रक्रियाएं गति पे ही आधारित हैं। अगर गति नहीं होगी तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, यहाँ इसको हम लोगों ने समझा कि गति होती क्या है। तो उसके लिए गति के लिए हमने क्या जाना कि एक संदर्भ बिंदु यानी कि एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। और मूल बिंदु जो होता है उसे हम लोग हमेशा एक नियत बिंदु मान लेते हैं। वहाँ से वहीं से किसी गति के बारे में हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमारा घर मूल बिंदु है, हम अगर अपने घर के पास खड़े हैं और हमारे घर से एक स्कूटर निकला, तो उस स्कूटर की प्रत्येक सेकेंड उसकी स्थिति हमारे घर से बढ़ती चली जा रही है, यानी कि बदलती चली जा रही है। तो हम यह बोलेंगे कि वह स्कूटर गति अवस्था में है। यानी कि आप परिभाषा क्या कैसे लिख सकते हैं कि किसी नियत बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदलती रहती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। इतना आप बोल सकते हैं। और यदि कोई भी वस्तु एक नियत वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो हम यह बोलेंगे कि वह विरामावस्था में है। जैसे हमारे घर के सामने कोई पेड़ है तो वह समय के साथ अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता, इसलिए विरामावस्था में मान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी पे प्रत्येक वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो हम विरामावस्था कैसे कह सकते हैं किसी को? तो बच्चों मैंने बताया कि एक नियत बिंदु इसीलिए माना जाता है कि हमारे नियत बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु की स्थिति अगर बदल रही है तो वो गति अवस्था में कही जाएगी, और अगर वो नहीं बदल रही है तो विरामावस्था में कही जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक है।
ये आप लोगों ने समझ लिया। तो नियत बिंदु क्या होता है, संदर्भ बिंदु क्या होता है और मूल बिंदु क्या होता है, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो अगर गति को हमको जानना है तो संदर्भ बिंदु, नियत बिंदु या मूल बिंदु को हमको मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमने जाना कि विरामावस्था में कोई वस्तु क्या होता है और गति अवस्था में कोई वस्तु क्या होता है। बच्चों एक चीज़ है यांत्रिकी, जो कि विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है। यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वस्तु विरामावस्था में है, इसके बारे में विधिवत अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर कोई बल, कोई गति, कोई बल के कारण कोई गति हो रहा है या कोई बल लगा के उसको हम रोक रहे हैं, तो कितना बल लगता है और उसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं, बल और गति से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग यांत्रिकी में पढ़ते हैं। यह विज्ञान की या भौतिकी की बहुत पुरानी शाखा है। ठीक है ना। तो यांत्रिकी शब्द आप समझ में आ रहा है कि यांत्रिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बल एवं उससे संबंधित गति जो होती है उनमें अंतर क्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रहा है। और यांत्रिकी से संबंधित ही हम लोग उसको दो पार्टों में, यांत्रिकी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक होता है एस्थेटिक, एक होता है गतिक। एस्थेटिक मतलब होता है कि कोई वस्तु स्थिर है, तो वो क्यों स्थिर है, कौन सा बलों के कारण वो स्थिर है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में अध्ययन करना हम पढ़ेंगे एस्थेटिकी में। गतिकी में कोई वस्तु गति कर रही है एवं वो गति क्यों कर रही है, उस पर गति करने के कारक कौन कौन से हैं। मतलब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उस पर कुछ बल लगेगा, बल लगेगा तब वो गति अवस्था में आएगा। तो मतलब गति करवाने में जो कारक उसमें इंक्लूड हैं, जो कारक उसको गति करवाते हैं, उनके कारकों के साथ साथ हम अध्ययन करते हैं उसके गति के बारे में। मतलब कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसके कारक के साथ उस गति का अध्ययन करना गतिकी कहलाता है। ठीक है। और गतिकी का एक मुख्य रूप से एक पार्ट है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी को बोलते हैं कैनेमैटिक्स। और कैनेमैटिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कारकों को छोड़ देते हैं। कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसके गति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, स्पीड में जा रही है, हमने देखा कि उसकी स्पीड कितनी है, कितने समय में कितना दूरी तय कर रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्यों गति कर रहा है, उस पर कौन सा बल लग रहा है। हम लोग उसके कारकों का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल उसकी गति के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह गति कितनी स्पीड से कर रही है, कितने समय में कितना विस्थापन हो रहा है, ये सारा हम गति करेंगे। ये होगा शुद्ध गतिकी। बात समझ में आ गई। मतलब गतिकी का ही एक शाखा है शुद्ध गतिकी। यानी कि बच्चों अगर हम देखें, एक छोटा सा देख लीजिए यहाँ पे, यांत्रिकी, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स की दो शाखाएं, एक क्या एस्थेटिकी, स्टैटिक बोलते हैं इसको, एक होता है गतिकी, इसको बोलते हैं डायनेमिक। अब डायनेमिक में एक आता है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, इसको काइनेमैटिक्स बोलते हैं बच्चों। इसमें शुद्ध गतिकी में केवल हम लोग गति के बारे में, वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करते हैं, कारकों के बारे में नहीं। कारकों को ध्यान में नहीं देते, कारकों को ध्यान में नहीं देते। बात समझ में आ रहा है। किसके अंतर्गत? शुद्ध गतिकी के अंतर्गत। लेकिन गतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कारकों के साथ गति का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग बिल्कुल याद ध्यान रखेंगे कि कारकों मतलब कि गति किसके कारण हो रही है, वो कारक कहलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु के बारे में अध्ययन, है ना, कारकों सहित, कारकों सहित। देखो
अध्ययन करते हैं कारकों सहित, इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु स्थिर, मैंने बोला कि कोई वस्तु स्थिर क्यों है भाई। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं खड़ा क्यों हो पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे शरीर का बल लग रहा है नीचे की ओर हमारे भार के कारण, उतना ही पृथ्वी हमको उतना ही बल से ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल दे रही है। हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे, अगला अध्याय जो भी आएगा गति के नियम वगैरह में, उसमें हम लोग कारक के बारे में खूब सारा पढ़ेंगे कि हम लोग कितना बल लगाए तो इतना गति हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम में। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको। तो कोई वस्तु अगर स्थिर है बच्चों तो उस पर किस प्रकार से बल लग रहा है। जैसे कोई ये वस्तु यहाँ पे स्थिर रखे हैं तो ये संतुलित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इस पर इधर से लगने वाला बल, इधर से लगने वाला बल, ऊपर से लगने वाला बल, नीचे से लगने वाला बल, मतलब चारों तरफ से लगने वाले बलों का योग शून्य है। शून्य है मतलब कोई बल ज़्यादा नहीं है, चारों तरफ से लगने वाला बल इससे बराबर है, इसलिए संतुलन अवस्था में है। इसलिए ये संतुलन अवस्था में है। इसको हम लोग बोलते हैं ये विराम अवस्था में है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ होता है विराम अवस्था में। तो हम लोग एसएसके के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं बच्चों कि वस्तु स्थिर है तो क्यों है और उस पर कौन कौन से बल लगा के उसको स्थिर रख रहे हैं, उसके कारक सहित। तो उसको हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी शाखा है मैकेनिक्स का। ये आपको आगे कॉलेजों में मिलेगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनको मैकेनिक्स मिलता है पढ़ने के लिए, तो मैकेनिक्स हर जगह मिलता है। इंजीनियरिंग वाले में मैकेनिक्स का ही पूरा काम है कि किस वस्तु पे कितना बल लगाएं, कितना उसमें बल लगाएं कि वो गति करना शुरू करे, या किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं तो कितना बल, कितना उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो स्थिर रहे, वो इतना लोड ले सके। ये सारे चीज़ें मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स बहुत बड़ी पार्ट है। और इसमें हम लोग छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं गति के अंतर्गत, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। गति के अंतर्गत काइनेमेटिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरल रेखा में गति, कारकों को छोड़ के। कारकों को हम लोग पढ़ेंगे अध्याय गति के नियम वाले में। गति के नियम में कारकों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको कारकों को ध्यान में ही देना है कि कोई वस्तु गति क्यों कर रही है। ठीक है ना? चलिए, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इतना समझ लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको अगर गति या किसी वस्तु की गति के बारे में जानना है या कोई वस्तु स्थिर है तो उसके लिए हमको एक बहुत ज़रूरी है निर्देश बिंदु जानना। उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो निर्देश बिंदु होता क्या है उसको भी थोड़ा सा अपन लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगला टॉपिक जो होता है आपका निर्देश बिंदु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, जिसे हम लोग निर्देश बिंदु, संदर्भ बिंदु कह सकते हैं इसको। संदर्भ मतलब कि मूल बिंदु। यहीं से हम किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। मान लो बच्चों, कोई वस्तु x अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, x अक्ष के अकॉर्डिंग में गति कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से ग्राफ बनाया, एक ठो ऐसा ग्राफ बना लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो अगर मान लेते हैं t इक्वल टू, यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड में, ये कितना गया, ये मीटर में है, मान लो मीटर में है, 2 मीटर गया। तो t इक्वल टू 1 पे 2 मीटर, t इक्वल टू 4 पे 4 मीटर, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं? इस मूल बिंदु के सापेक्ष ना, ये 2 मीटर गया और ये 4 मीटर गया। कहाँ से याद कर रहे हैं हम लोग? मूल बिंदु से। अगर ये मूल बिंदु नहीं होता तो क्या हम इसकी स्थिति का पता कर पाते हैं कि वस्तु किधर गति कर रहा है? समझ में आ रही है ना? तो ये संदर्भ बिंदु इसको बोलते हैं। और अगर ये वाई एक्सिस है बच्चों और ये है आपका जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीनों लंबवत होते हैं, आपको पता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम ऐसे मान सकते हैं, ए वाई और इधर वाले सारे क्या हैं, ए एक्स निर्देशांक हैं और ये जेड निर्देशांक, स्मॉल जेड। यहाँ पे कोई बिंदु है, समझिएगा इसको, यहाँ पे कोई बिंदु है। इस बिंदु P की स्थिति का पता करना है, इस बिंदु P की स्थिति का पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस संदर्भ बिंदु से यानी इस मूल बिंदु से हम लोग देखते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु जो x अक्ष है, x अक्ष पे इस बिंदु से हम लंब डालें
वाई अक्ष से इस बिंदु पे लंब डालें और जेड अक्ष से इस बिंदु पे हम लोग लंब डालें। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु स्थिर है आसमान में यहाँ पे, तो इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? अगर हम ये माने कि जो घर की ये वाला कोना है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, इधर वाला एक्स है, ये वाई है और ऊपर वाला जेड है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स से और वाई से दोनों को मिलाएंगे। जैसे मैंने मिलाया एक्स से वाई से, दोनों को हमने यहाँ पे मिलाया पी बिंदु पे, तो हम इसका निर्देशांक बोल देंगे एक्स वाई। क्या बोल देंगे इसको? एक्स वाई। इसी प्रकार अगर जेड से इसको मिलाए, इसी प्रकार यदि इसको जेड से ऐसे मिलाए तो हो जाएगा ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। मतलब कि इसकी स्थिति हो जाएगी, इसका मतलब होता है कि जो P बिंदु यहाँ पे है, इस P बिंदु की स्थिति x अक्ष से x दूरी पे, y अक्ष से y दूरी पे और z अक्ष से z दूरी पे है। इसको हम लोग यहाँ पे इसका निर्देशांक कहते हैं, इसका निर्देश बिंदु कहते हैं कि हम किसी वस्तु की स्थिति का पता इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब अगर बच्चों इसके अनुदिश इकाई सदिश जो होता है I है और इसके अनुदिश इकाई सदिश होता है J, इसके अनुदिश इकाई सदिश होता है K। ये इकाई सदिश होता है एक सदिश आगे हम लोग अगर आएगा तो उसको हम लोग बताएंगे। वो सदिश मतलब किसी भी एक दिशा में जो इंडिकेट करता है, जैसे कि परिमाण भी हो और वो दिशा भी बताए। तो एक अक्ष के लिए हम लोग एक परमानेंट जो एकांक सदिश है वो होता है I, वाई अक्ष के लिए J और जेड अक्ष के लिए K। मतलब I कैप बोलते हैं इसको, कैप एकांक सदिश को कैप से डिनोट करते हैं। ये छोटी सी ऐसे कैप होती है। तो इसको अगर हम लोग निकला चाहें तो यहाँ से अगर इसकी दूरी कितनी है? R है, तो R सदिश कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK। ये हो गया किसकी स्थिति? बिंदु P की स्थिति। क्यों? क्योंकि x दिशा में I है तो x दूरी कितना है? XI, y के लिए YJ और z के लिए ZK। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, अगर हम लोग z से इस पर लंब डालने का प्रयास करें तो कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे उसको पता? तो हम लोग x और y समतल पे एक बिंदु मिलाया और यहाँ से उसको ऐसे लंब डाल दिया। 3D डायग्राम है इसलिए आपको समझ में उस प्रकार से नहीं आएगा। आगे मैं और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये आता है। जब सदिश पढ़ेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। तो जहाँ पे देखिए x को हमने बोल दिया OX, y को बोल दिया हमने OY और z को बोल दिया मैंने OZ। तो जहाँ पे तीनों अक्ष मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको डिनोट करते हैं 0 0 0 0 0 0 का मतलब यह है x का मान भी यहाँ पे 0 है, y का मान भी यहाँ पे 0 है और z का मान भी यहाँ पे 0 है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु। ठीक है ना? मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु। और हम लोग सभी दूरियां इसी मूल बिंदु से ही मापते हैं। इसलिए हम लोग को मूल बिंदु की आवश्यकता होती है कि कहाँ से कोई वस्तु स्टार्ट होता है गति करना और कहाँ से हम लोग उसको स्थिर अवस्था का परिभाषा दे सकते हैं और गति अवस्था की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे। तो हमने जान लिया कि विरामावस्था में वस्तु क्या होता है और गति अवस्था में वस्तु क्या होता है। अब बात यहाँ पे एक और आती है बच्चों कि निर्देश बिंदु जो होता है ये तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए बच्चों, क्या है कि मूल बिंदु के साथ उसके अक्षों को, तीनों अक्ष OX, OY और OZ, तीनों अक्षों को मिला के जो तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। मूल बिंदु के साथ तीनों अक्षों को मिला के जो एक सिस्टम बनता है इसे हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र सकते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है निर्देशांक। तो यहाँ पे आप निर्देशांक तंत्र लिख सकते हैं। निर्देशांक तंत्र, निर्देशांक मतलब होता है यही, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि x अक्ष का निर्देशांक स्मॉल x, y का निर्देशांक स्मॉल y, z का
जो निर्देशित करे कि x अक्ष से कितनी दूरी पे, y अक्ष से कितनी दूरी पे, z अक्ष से कितनी दूरी पे है, उसको बोलते हैं हम लोग निर्देशांक। तो ये हो गया निर्देशांक। तो इन सभी बिंदु को, मूल बिंदु के साथ सभी अक्षों को मिला के या सभी निर्देशांकों को मिला के x, y और z, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक तंत्र। और निर्देशांक तंत्र बच्चों दो प्रकार से होता है, याद रखेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात समझ में आ रहा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह होता है जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, न्यूटन के नियम का पालन होता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम को पालन करता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? उस तंत्र को बोलते हैं जिसमें कि जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है, जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है। या इसका एक और परिभाषा लिख सकते हैं, उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति करता रहता है। बात समझ में आ रही है? उस निर्देश तंत्र को हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे जो या तो स्थिर अवस्था में हो या तो एक समान गति करता रहे। एक समान मतलब कि समान समय में समान दूरी चलता रहे। समझ में आ रहा है ना? जैसे दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन एक समान गति से दो पटरी पे चल रही हैं, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर बोलेंगे कि पहले ट्रेन के सापेक्ष दूसरा स्थिर है, दूसरे के सापेक्ष पहला वाला स्थिर है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो स्थिर अवस्था में दोनों चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति समय के साथ बदल ही नहीं रही है, एक समान चल रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष नहीं बदल रही है। वैसे तो बदल रही है, अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति देखे तो दोनों ट्रेनों की स्थिति बदल रही है और वो बोलेगा कि दोनों ट्रेनें एक समान गति कर रही हैं। लेकिन अगर दोनों ट्रेनों के सापेक्ष हम लोग बोलें तो पहला वाला बोलेगा कि वो स्थिर है, दूसरा वाला बोलेगा कि वो ट्रेन स्थिर है। तो क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो कि या तो स्थिर रहे या तो एक समान गति से चलता रहे, या तो इसको स्थिर रखें या तो गति कराते रहे एक समान गति से, है ना? अब अजड़त्वीय क्या होगा? जो गति करता रहे, जो असमान गति करे, जो गति करता रहे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जो क्या होता है? जो त्वरित अवस्था में होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, जैसे कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय से संबंधित हम लोग ये जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बस में बैठे हुए हैं और बस में बैठ के सिक्का उछाल रहे हैं इसे ऊपर की ओर। एक सिक्का को हमने इसे ऊपर की ओर उछाला और सिक्का ऊपर उठ गया 2 मीटर तक, ठीक है? चलिए बच्चों एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक उदाहरण और अजड़त्वीय का उदाहरण देख लेते हैं, दोनों तब समझ में आ जाएगा आपको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के हमने एक बॉल को क्या किया? सामने वाले दीवार पे मारा और सामने वाले दीवार की दूरी कितनी है? 2 मीटर और समय लगता है उसमें 2 सेकेंड। 2 मीटर और 2 सेकेंड, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड क्या हुई? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने बॉल को फेंका, यहाँ पे इसकी दूरी है 2 मीटर और समय कितना लगा? 2 सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड मतलब चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितना है? 2 मीटर, समय कितना है? 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन अगर बच्चों ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर जैसे ही हम बॉल फेंकना शुरू करते हैं वैसे अगर ट्रेन चल दी, वैसे ही ट्रेन चल दी, तो उस स्थिति में क्या हुआ? उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ गई या बदल गई या हमारी दूरी बदल गई। उस स्थिति में मान लेते हैं कि ये कितना है आपका? 2 मीटर, तो उस समय ये समय कितना है? 2 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे कितना लगा? मान लीजिए 1 सेकेंड, या मान लीजिए कितना लग रहा है? 2 ही सेकेंड लग रहा है। और इसकी दूरी आपकी थोड़ी सी कम हो गई, कितनी? 1.5, तो कितना हो जाएगा? 1.5 बटे 2। तो देखिए इसमें कुछ बदलाव हुआ, पहले 1 मीटर था लेकिन इसमें बदलाव आ गया। क्यों बदलाव आया? क्यों बदलाव आया?
क्योंकि उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम लोग बोल सकते हैं दूरबीन निर्देश तंत्र है। जैसे वो डिब्बा है ना पूरा, उस डिब्बे को हम लोग निर्देश तंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर बैठे हैं और उस वस्तु को हम लोग वहाँ से फेंक रहे हैं। तो निर्देश तंत्र एक समान, निर्देश तंत्र क्या हुआ, त्वरित अवस्था में आ गया। त्वरित मतलब गति करने लगा। ऐसा निर्देश तंत्र जो गति करने लगता है, जो त्वरित अवस्था में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के कारण हुआ और ये आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र के कारण हुआ, क्योंकि ये एक या तो स्थिर था इसलिए हमने उसको फेंका। तो स्थिर अवस्था में जो निर्देश तंत्र होता है उसके बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जब कोई वस्तु गति करने लगे या उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए उसे बोलते हैं हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बल होता है छद्म बल। छद्म मतलब होता है आभासी बल, जो कि हम लोग जो निर्देश तंत्र की गति के कारण लगता है। एक्चुअल में बॉडी पे लगता नहीं है, लेकिन निर्देश तंत्र अगर गति करता है तो उस पर लगता है। जैसे अगर हम बोलें आपको कि कोई वस्तु, जैसे कि बस में हम बैठे हैं और बस वृत्ताकार गति कर रहा है, तो हमको क्या लगता है, बाहर की ओर एक बल का आभास होता है जो हमको बाहर की ओर ढकेलने लगता है। हालांकि क्यों, क्योंकि वो पूरी बस घूम रही है। बस एक निर्देश तंत्र है, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए कोऑर्डिनेट हैं, उसके निर्देशांक हैं। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि इस बस के गति के कारण उस सामान्य वाले जो वस्तु या व्यक्ति अंदर बैठा है उस पर एक बल लग रहा है बाहर की ओर, इसे आभासी बल कहते हैं। यानी कि हम लोग छद्म बल या आभासी बल उसे कहेंगे कि तंत्र के गति के कारण, तंत्र के त्वरित होने के कारण उस वस्तु पे एक बल का आभास होता है, जिसे हम लोग आभासी बल कहते हैं। जैसे लिफ्ट में ऊपर चढ़ना, लिफ्ट से नीचे आना, लिफ्ट पूरा निर्देश तंत्र है बच्चों। उस तंत्र जब चलता है ऊपर तो हमको भारी लगता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो हमको हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है भाई? उस तंत्र के कारण, उस तंत्र के कारण, न कि हम कर रहे हैं कुछ उसमें। तो वो आभासी बल होता है, इसे हम लोग छद्म बल बोलते हैं। कई सारे एग्जाम्पल इसके आगे आएंगे। बस समझ में आ गया कि आभासी बल, छद्म बल क्या है, किस में होता है। यह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आता है। और यदि कोई निर्देश तंत्र गति करने लगता है तो उसके कारण जो वस्तु पे एक बल का आभास होता है या अनुभव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आभासी बल या छद्म बल। बात समझ में आ गई? तो हमने यह सीखा कि जो निर्देश तंत्र होते हैं दो प्रकार के, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह होता है जो या तो स्थिर रहे या तो एक समान गति करता रहे। अजड़त्वीय क्या होगा, जो कि त्वरित अवस्था में हो, स्थिर न रहे और असमान गति करे, उसे हम लोग बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसके द्वारा भी आप उसको समझ सकते हैं आसानी से। बात समझ में आ गया? तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है उसका उदाहरण छद्म बल या आभासी बल होता है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदु वस्तु क्या होता है। निर्देशांकों को हम लोग पढ़ने के बाद, निर्देश बिंदु को पढ़ने के बाद, निर्देशांक तंत्र को पढ़ने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। बिंदु वस्तु के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिंदु वस्तु हम किसे बोलते हैं, है ना। तो बिंदु वस्तु किसे बोलेंगे हम लोग? जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हम लोग एक कार से गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लगभग मान लेते हैं कि हम लोगों ने 50 किलोमीटर की दूरी तय किया एक कार में बैठ के। तो जो कार की लंबाई है वो लगभग 2 से 3 मीटर है। अब 2 से 3 मीटर की जो कार की लंबाई थी वो, और हम लोगों ने जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहाँ से 50 किलोमीटर की जो दूरी है और जो रास्ते की लंबाई है, उस लंबाई की तुलना में जो कार की लंबाई है उसको हम लोग एक बिंदु मान सकते हैं। क्योंकि वो बहुत छोटी है तो हम उसको बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में उसको कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि बिंदु वस्तु हम लोग केवल भौतिकी को उसकी व्याख्या करने के लिए एक बिंदु वस्तु एक अवधारणा है जिसे हम लोग बिंदु वस्तु मान लेते हैं। यह उपेक्षणीय होता है जिसको हम लोग नेग्लिजिबल या नगण्य मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की तुलना में 1 मीटर की दूरी नगण्य है या 4 सेंटीमीटर की दूरी नगण्य है। उसी प्रकार से हम लोग लंबी दूरी की तुलना में छोटी जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा हम लोग गति कर रहे हैं
उसको हम लोग बिंदु वस्तु मान सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। तो बिंदु वस्तु की परिभाषा हम कर सकते हैं, जब किसी, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको, जब किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय किए गए दूरी या पथ की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है या उपेक्षणीय होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिंदु वस्तु यानी कि पॉइंट, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये हम लोगों ने इसको बिंदु वस्तु समझ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर जो वस्तुएं गति करती हैं, जो गतियां होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं, गतियां कितने प्रकार से होती हैं। तो बच्चों, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में गतियां 3 प्रकार की होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो गतियों के प्रकार यानी कि हम पढ़ेंगे अब लोग एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, या इसको लिख लो, इसका दूसरा नाम ऋजुरेखीय गति, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग सरल रेखीय गति। 1 डायमेंशनल मोशन सारी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बच्चों, ये एक विमीय गति में ही इसके नाम है ऋजुरेखीय गति और सरल रेखीय गति। तो किसी किसी बुक में दे दिया है एक विमीय गति, किसी किसी बुक में दे दिया है ऋजुरेखीय गति, किसी किसी बुक में चैप्टर का नाम दे दिया है सरल रेखीय गति। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया है सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं इनको, फिर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको मैंने भी बताया है। मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं जेड। बात समझ में आ रही है? और ये तीनों अक्ष जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0 0, मतलब तीनों के लिए यहाँ पे इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 होते हैं। अब अगर कोई भी वस्तु किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करे, समय के साथ कोई वस्तु किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करे, तो उसे हम लोग एक विमीय गति, चूँकि एक अक्ष पे गति करेगा तो एक अक्ष एक सरल रेखा होता है, अतः उसे सरल रेखीय गति, और ऋजुरेखीय गति भी सरल रेखीय गति को ही बोलते हैं, अतः उसे हम लोग एक विमीय गति, सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करे या एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष किसी एक अक्ष के अनुसार गति करे, तो उसे हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक विमीय गति कहलाती है। जैसे कि रेलवे ट्रैक पे रेल ट्रेन की गति एक विमीय गति कहलाएगी। क्यों एक विमीय गति कहलाएगी भाई? क्योंकि जो ट्रेन की ट्रैक है उसकी जो चौड़ाई है वो सीमित है, वो चौड़ाई हर जगह बराबर है, लेकिन उसकी लंबाई अनंत है, असीमित है, कहीं तक उसको जोड़ते चले गए तो हो जाएगी आपकी एक विमीय गति के अंतर्गत कहलाएगी। ये बात समझ में आ रही है? और यदि आप किसी पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ये विमीय गति कहलाएगी, क्योंकि एक सीधी रेखा में गति करता है। कोई कार यदि सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो भी सरल रेखीय गति कहलाएगी। मतलब एक रेखा में गति करते हुए वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए ठीक है, ये हो गया एक विमीय गति। अब अगर हम लोग बच्चों बोले एक और एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे हम लोग चलते हैं पृथ्वी पे, तो हम लोग तो रेखा में नहीं चलते, हम लोग एक समतल में चलते हैं।
कहीं भी घूमने लगते हैं, इधर इधर गए, इधर से जा रहे हैं सीधे, फिर बाएं घूम गए, फिर दाएं घूम गए, कैसे भी हम लोग टर्न लेके चलते रहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु समतल में गति करती है, कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसे समतलीय गति कहते हैं या द्विविमीय गति कहते हैं बच्चों। और यह द्विविमीय गति या समतलीय गति हम लोग इसके जस्ट अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एक विमीय गति का पूरा विद्युत वर्णन करेंगे, क्या क्या होता है उसको सब पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा द्विविमीय गति। द्विविमीय गति मतलब जब कोई वस्तु एक समतल में गति कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़ों की गति, कार के चलने की गति, आदमी के चलने की गति, गाय बैल भैंस के चलने की गति, ये सारी गतियाँ जो होती हैं ये द्विविमीय गतियाँ कहलाती हैं। हाँ, लेकिन अगर उसको एक विशेष डायरेक्शन दे दे कि नहीं आपको इसी दिशा में गति करना है तो एक विमीय गति में आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति एक अलग प्रकार की गति हो गई। हम लोगों ने देखा एक सीधी सरल रेखा में गति, एक विमीय गति, समतल में गति, द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु न तो समतल में गति करे न एक सरल रेखा में गति करे, वो आसमान में गति करती है। त्रिविमीय गति का मतलब होता है कि जो वस्तु आकाश में या आसमान में गति करती है त्रिविमीय गतियाँ कहलाती हैं। जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, ये सारी गतियाँ त्रिविमीय गतियाँ कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? ये होता है त्रिविमीय गति, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में देना है। जैसे मान लो एक तालाब है, एक बधा हुआ तालाब है, उसमें अगर कोई नाव गति कर रहा है, नाव, तो वो द्विविमीय गति कहलाएगी। लेकिन यदि उस नाव को समुद्र में ले जाके हम गति कराने लगें तो वो त्रिविमीय गति में आ जाएगी, द्विविमीय गति में नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारा गोल है और वो समुद्र जो है वो पूरे पृथ्वी पे 1/3 भाग में क्या है, मतलब 75% भाग में पूरा समुद्र है और हमारा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पे समुद्र है, तो वो गोली गति हो गया। ये गोली गति त्रिविमीय गति कहलाती है क्योंकि गोले में 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। यानी कि अगर समुद्र में कोई नाव गति कर रही है त्रिविमीय कहेंगे बच्चों, द्विविमीय नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर कोई बांध है, क्लोज बांध है, बांध बंधा हुआ है, उसमें अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे द्विविमीय गति। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा एरिया है, समुद्र के एक छोटे से भाग को या किसी भी गोले के बड़े गोले के एक छोटे से भाग को हम द्विविमीय बोल सकते हैं, लेकिन पूरे गोले को हम द्विविमीय नहीं बोल सकते क्योंकि वो त्रिविमीय में आता है। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे और इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप द्विविमीय त्रिविमीय में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और कोई पूछेगा तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए ठीक है, तो एक विमीय गति हमने सीखा, द्विविमीय गति सीखा और त्रिविमीय गति सीखा। यानी कि हम लोग ये देखें कि एक विमीय गति के लिए अगर हम लोग देखें तो एक रेखा की आवश्यकता होती है। मान लो यहाँ पे है कोई वो बिंदु है, यहाँ से यहाँ पे हमने समय को मान लिया t = 0 है ना, t = 0, और यहाँ से t = 1, t = 2, t = 3, यानी कि मैंने यहाँ पे बोला t = 1 पे 1 मीटर, t = 3 पे 5 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि समय भी इसी अक्ष पे है और डिस्टेंस भी इसी अक्ष पे है, मतलब हम एक ही अक्ष पे इसकी गति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक विमीय गति को। बात समझ में आ रहा है ना? एक विमीय गति को हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों इसमें एक चीज़ और हमको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि समय का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम दूरी का निर्धारण उसके मूल बिंदु से करते हैं ना, दूरी का निर्धारण या स्थिति का निर्धारण हमने किससे किया? उसके मूल बिंदु से, कि मूल बिंदु से इतनी दूरी पे जा रही है। लेकिन समय का निर्धारण भी एक होता है, उसको हम लोग कैसे करते हैं? मान लो किसी क्षण को हम 0 मान लिए, किसी भी क्षण को हमने क्या मान लिया? 0। अब उस क्षण से अगर कोई वस्तु कोई घटना पहले घटी है, उस क्षण से मतलब t = 0 हमने किसी बिंदु को माना, किसी क्षण को, अगर उससे पहले घटी हुई घटना को हम लोग माइनस में लेंगे और उससे बाद वाली घटना को हम लोग प्लस में लेंगे। जैसे अगर हम लोग बोले या आप लोग पढ़े हो ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म, और ईसा पूर्व मतलब इसके पूर्व में जो घटना घटा, ईसा पूर्व, और ईसवी पढ़ेंगे तो जो चल रहा है, तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल को अपन समझ सकते हैं कि कैसे समय को हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो था 273 ईसा पूर्व से 237
ईसा पूर्व यानी कि यह हम इसको लिख सकते हैं -273 से -237 -273 से -237 वर्ष तक था, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं कि सम्राट अशोक का जो हमने t = 0 किसको माना, ईसा मसीह के जन्म के समय, तो उसको ईस्वी बोल दिया। ईस्वी के पूर्व को हमने क्या लिया, ईसा पूर्व लिखो, या इसी को हमने माइनस बोल दिया। या जैसे ये तो सम्राट अशोक का शासनकाल हुआ, सम्राट अशोक। अब अकबर के शासनकाल को देखें तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, अकबर का शासनकाल था 1556 ईस्वी से 1605, 1556 ईस्वी से 1605। ये यहाँ पे आप समझिए, हम समय का निर्धारण किस प्रकार से कर रहे हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईस्वी लिखा है, ईसा पूर्व लिखा है। ईसा पूर्व मतलब हमने t = 0 किसको माना, ईसा मसीह के जन्म को, तो इससे पूर्व को हमने ईस्वी पूर्व लिखा, तो इसको हमने माइनस लिया। अब ईस्वी लिख रहे हैं, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो अभी चल रहा है, तो 1556 से लेके 1605, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 1556 से प्लस 1605 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा, ये प्लस हुआ। तो समय का निर्धारण भी हम लोग इस प्रकार से इसको करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। और हमने देखा कि स्थिति और समय का जो निर्देशांक होता है जब एक ही अक्ष पे होगा तो उसे हम लोग एक बीमी गति कहते हैं। यानी कि एक बीमी गति के लिए हमको स्थिति और समय एक ही रेखा में या एक ही ग्राफ, एक ही लाइन में आता है। बात समझ में आ गई? द्विविमी गति मतलब मैंने बच्चों को बताया कि जब कोई वस्तु समतल में गति करे, समतल मतलब प्लेन और समतल मतलब क्षेत्र, तो क्षेत्र कैसे बनता है आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई से। अगर हम x अक्ष को इसकी लंबाई माने, y अक्ष को इसकी चौड़ाई माने, या z अक्ष को इसकी चौड़ाई माने, तो अगर हम ये लंबाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई बढ़ रहा है तो ये देखिए एक क्षेत्र बनता जाता है। तो इसको इसलिए हम लोग समतली गति बोलते हैं। और समतली गति में दो अक्षों की आवश्यकता होती है, x या y, x या z, किसी भी दो अक्ष की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है? तो समतली गति मतलब द्विविमी गति, और द्विविमी गति को अगर हमको निर्देशित करना है किसी ग्राफ में तो हमें दो अक्ष बनाने पड़ेंगे, एक होगा x अक्ष, एक होगा y अक्ष। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे जाना, यानी कि द्विविमी गति के लिए दो अक्ष की आवश्यकता है। इसी प्रकार से त्रिविमी गति को समझने के लिए हमें 3D यानी कि 3 डायमेंशन मतलब 3 अक्ष की आवश्यकता होती है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अगर अपने घरों की कोने को देखें आप लोग, जैसे हमारे घर का एक कोना इधर ये वाला दीवार हुआ, एक ये वाला दीवार हुआ और एक ऊपर वाला कोना हुआ, तो अगर ये वाला दीवार और ये वाले दीवार के नीचे का हम स्पेस देखें तो पूरा वो समतल बनता है, दो रेखाओं से एक समतल बनता है। तो अगर समतल में गति करेंगे तो द्विविमी गति। लेकिन अगर कोई वस्तु आसमान में गति कर रहा है तो z अक्ष वाली एक्सिस होती है, ये वाली कोना होता है, तो यहाँ पे अगर इसकी स्थिति देखना है तो हमको z अक्ष को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये न तो x अक्ष में है और न ही y अक्ष में है, ये ऊंचाई वाले पे है यानी कि z अक्ष के अनुदिश में है। इसीलिए 3D यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन आकाश में गति को ही बोला जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों? तो आपने समझा एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गतियाँ होती क्या हैं, इसकी परिभाषाएं और इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा। बात समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग देखेंगे एक विमी गति, चूंकि इस चैप्टर का नाम है सरल रेखीय गति, और आगे हम लोग अभी सरल रेखीय गति के देखेंगे। और उसमें सरल रेखीय गति में कोई वस्तु गति करती है तो किस प्रकार से गति करती है, और इसको हम ग्राफी निरूपण किस प्रकार से करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, एक विमी गति का, द्विविमी गति का, त्रिविमी गति का ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। और ग्राफ में कोई वस्तु अगर चल रही है इस प्रकार से, तो ग्राफ से हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, उसको देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों, चूँकि हम लोग अभी ने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा हमने, गति। तो गति करेगा अगर कोई वस्तु तो उसमें क्या आएगा, दूरी होगा, विस्थापन होगा, उसकी स्पीड होगी, उसका त्वरण होगा, उसका वेग होगा। तो हम इन सारे टर्म्स को, इन सारे शब्दों को, इनका परिभाषा और ये सब होते क्या हैं, इसको हम लोग आगे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास में आप कंटिन्यू बने रहेंगे बच्चों, और पूरा क्लास ज्वाइन करते रहेंगे लगातार। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आई होंगी बच्चों, कुछ कमियां रहता होगा तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, धन्यवाद।